अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, अब अगर आप देखें तो इस वक्त जो आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के हैं उनको एक साल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं वो बरकरार हैं। कल भी आपने देखा कि एक तरफ योम सियाहत और हुकूमत की जानिब से योम तामीर और तरक्की जो है वो मनाया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच भी की। अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो एक तरफ PTI जो है वो बानी PTI इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ को खतूत भी लिखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात से भी पीछे हट चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमाती जिसने सबसे पहले मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, इंतज़ार करती रही कि हुकूमत बातचीत करे। हुकूमत ने जब मुज़ाकरात शुरू किए, उन्होंने मुतालबात भी रखे और फिर डेडलाइन से कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती सिलसिले को ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सबकी तजवीज़ जो है वो यही है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में सबसे पहले और इंतहाई ज़रूरी है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। अब एक तरफ मुज़ाकरात के हवाले से या सियासी इस्तेहकाम के हवाले से ज़ोर तो दिया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो अब हुकूमत ने भी ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि शायद अब मुज़ाकराती कमेटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर PTI बातचीत करना चाहती है, जब अगर बात करेगी तो फिर उसको देखा जाएगा। इरफान सिद्दीकी साहब का बयान जो है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि अब मुज़ाकराती कमेटी जो है वो गैर फ़ाल हो चुकी है। अब दोबारा अगर PTI मुज़ाकरात की बात करती है तो फिर उसको बाद में देखा जाएगा। PTI ने मुज़ाकराती सिलसिला ख़त्म क्यों किया, ये उनकी गलती थी, कहीं उनको ग्रीन सिग्नल कहीं से मिला या बैकडोर राब्तों का नतीजा है, और अब हुकूमत क्या सोच रही है? क्या वाकई ये कमेटी सिर्फ गैर फ़ाल है या हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी ख़त्म कर दी है? हम बात करेंगे। सीनियर सियासतदान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपने वक्त निकाला। सर, हम PTI समेत मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि जो अमरीका में, जिसका पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा जिक्र हुआ कि खित्ते में तब्दीली आएगी, ट्रंप जो हैं वो सदर बन गए, उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने, अब फ़लस्तीन इंडिया के हवाले से भी बात हो रही है। ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं खित्ते में तब्दीली? मेरा ओवरऑल व्यू ट्रंप के बारे में मुस्बत है। अच्छा, सवाए फ़लस्तीन के इशू पे। फ़लस्तीन के इशू में मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने उसे फंसा दिया, ट्रैप कर दिया, और वो फंस उसको, और वो चाहता था ट्रैप करना ताकि वो गुज्जल में फंस जाए, लेकिन मेरे ख्याल वो निकल आएगा। ओवरऑल आप देखें ना, 2-3 चीजें जो हमारे लिए रेलेवेंट है। अफगानिस्तान पर उसने कहा है हुकूमत को, तालिबान की, कि जो असला अमेरिका छोड़ के गया है, जो अमेरिका की अपनी नालायकी थी, वो वापस करो, ठीक है, जिसकी तायद हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी की है। इंडिया के बारे में पहली दफा इशू नया आ गया है इमिग्रेशन का। इंडियन लोग हाथकड़ी लगाकर, खवातीन और मर्द डिपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका से, और बड़े तौहीन अमेज़ तरीके से। पहले होता था, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, कभी पाकिस्तानी या कभी कोई अफगान या बांग्लादेशी, पहली दफा इंडिया के साथ ये सलूक हो रहा है, इंडियन बाशिंदों के साथ अमेरिका से। और एक और बड़ा अच्छा मुस्बत बयान दिया है ट्रंप ने। उसने कहा है कि ईरान जो है वो एटम बम नहीं बना रहा, और ईरान की जो क़यादत है बेशतर वो एटम बम नहीं बनाना चाहती। ये तो जो अमेरिका की सारी पॉलिसी है, जो इजराइल की सारी पॉलिसी है, उसके बरक्स है। वो तो कहते थे कि ईरान जो है बम बना रहा है, इसको पहले हम बम कर दें। तो ट्रंप की जो सोच है वो गैर रवायती है। वो पहला अमेरिकन सदर है जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन डीप स्टेट, पेंटागन, CIA का नुमाइंदा नहीं, तो कम से कम नई जंगें शुरू नहीं करेगा। और उसका वो दुकानदार अप्रोच है, कुछ लो कुछ दो, और की किताब भी है द आर्ट ऑफ द डील। लेकिन मुशाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि हाल ही में जो अमरीकी बिजनेसमैन पाकिस्तान आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो बयानात भी दिए, उन अमरीकी बिजनेसमैन के बयानात आप क्या समझते हैं कि किस हद तक अहमियत के हामिल हैं? वो बिजनेसमैन का नाम मैंने पहली दफा सुना है, और वो नया आया। लोग कहते हैं वो बिलियनियर है। मैंने जो लिस्ट देखी है बिलियनियर की, वो तो अमेरिका में 813 है अरबपति बिलियनियर्स, उसमें तो उसकी लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप देखें ना कि इधर से भी कोई बिजनेसमैन चला जाए, और या कोई और चला जाए, तो वो जो मर्जी बयानबाजी किसी और मुल्क दे दे, तो वो हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे,
वो अपनी नुमाइंदगी या अपने कंपनी की या जो भी अपना उनका इदारा है उसकी कर रहे होंगे। कम से कम मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिकन हुकूमत के कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल नुमाइंदे। लेकिन इस वक्त देखें तो जो पॉलिसी है ट्रंप की, डिपोटेशन पॉलिसी का आप देख लें, यूएसएड और जो इमदाद बंद करने के हवाले से फैसले हैं वो आप देख लें, इनके असरात आप क्या देख रहे हैं मुशाहिद साहब? देखें जी, ये तो उनकी जनरल पॉलिसी का नतीजा है। वो कहता है कि ये यूएस एड ये जाया होती है और वो जो 68 बिलियन डॉलर्स देते हैं दुनिया को, 68 बिलियन डॉलर्स, तो वो कहता है ये अमेरिका में पैसा खर्च होना चाहिए, ये टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा है। तो ये उनकी बैनुल-अक़वामी पॉलिसी का नतीजा है। मुझे लगता है कि जो अमेरिका का जो जवाल आ रहा था उसको शायद ट्रंप एक्सपर्टाइट कर रहा है, तेज कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के जो जितने भी सतून थे, जितनी भी पुरानी पॉलिसीज थी, जितने भी दरीना मौक़िफ़ थे, सब को वो बतदरीज तब्दील कर रहा है। लेकिन मुशर्रफ खान के अंदर अगर आप देखें तो इंतखाबात जो हैं उनको 1 साल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, एक जमात के तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं। 1 साल में मुशर्रफ आपने ओवरऑल क्या देखा है इंतखाबात के बाद की सूरत हाल? देखें जी, इलेक्शन के बाद बात अभी तक संभली नहीं जी, सेटल डाउन नहीं हुई। और इलेक्शन में भी देखें, सबको पता था कि असल इलेक्शन रिजल्ट क्या था। फॉर्म 45 से 47 पहुंच गया मामला, और जो पार्टी जो जीती थी जी उसको हरा दिया गया। इसलिए मामला संभल नहीं रहा, और इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में दस्ते शफा की जरूरत है, हीलिंग टच की जरूरत है, और सबको जोड़ने की जरूरत है। और इस किस्म का सिलसिला नहीं चल सकता। उसके बावजूद आप देखें कि 8 फरवरी 2024 को जो लोग थे जिन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया, वो वोट को एक किस्म का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने तो सिस्टम को मुकाबला किया और काफी जगह सिस्टम को हरा दिया। तो मेरे ख्याल में हमें सबक सीखने चाहिए। हसीना वाजिद भी इलेक्शन जीत गई थी अपने, आपको याद होगा, बड़ी उन्होंने जश्न मनाया था, तो अब पता नहीं चला क्या हुआ। तो इसलिए जरूरी है पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी आनी है। अब देखें ना, 1 साल हो गया है, पिछले साल आप मुझे बताएं कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, इतनी तवक्कुआ थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम हुई है, दहशतगर्दी बढ़ी है, तो अदम इस्तेहकाम कायम है। तो बेहतर यही होगा कि हम माजी की गलतियां ना दोहराएं, गलतियां तो करनी है, नई गलतियां करेंगे। लेकिन चलें, इस हवाले से तो अब हुकूमत के अपने दावे हैं, वो तो कामयाबियां भी गिनवा रहे हैं कि 1 साल में उन्होंने क्या कुछ हासिल किया। लेकिन अब मुशाहिद साहब ये बताइएगा कि क्या हुकूमत में बैठे चंद लोग, हमने माजी में देखा कि कुछ बयानात भी आ रहे थे, आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत में बैठे चंद लोग जो हैं वो भी इंतखाबी नताइज से या सिस्टम से जो है वो खुश नहीं है? मैं हमेशा देखता था कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन जो जीतने वाले होते हैं वो बड़ी खुशी मनाते हैं, उनका बड़ा इत्मीनान होता है, और जब पावर में आते हैं तो उनकी बड़ी खुशी में इजाफा हो जाता है। हमारे यहाँ ना हिज़्ब इख्तिलाफ खुश है, ना हुकूमत खुश है, बल्कि मियाँ साहब तो मेरा रूठ के बैठे हुए हैं, नाराज बैठे हुए हैं। वो तो इस्लामाबाद आए नहीं काफी महीनों से शायद, और हालांकि उनके माशाल्लाह उनके भाई की हुकूमत है मरकज में, उनकी बेटी की हुकूमत है पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है। तो जाहिर है कि कोई ना कोई मसला तंग कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, कि वो जो खुशी और मुसरत या फातेह का जो होता है कि जी हम विक्टर हैं, हम जीत के आए हैं, वो तो मुझे खुशी नजर नहीं आ रही। लेकिन मुशाहिद साहब, अभी खान साहब की तरफ से जो पहले एक खत लिखा गया, अब दूसरा जो है वो खत, उसकी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक दूसरा खत लिखा गया है, इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब मुज़ाकरात पीटीआई ने ख़त्म कर दिए, तो अब शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। आप ये जो खतूत का मामला है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान के सबसे पहले सबसे मकबूल, सबसे जमहूरी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने क्या कहा था 1970 इलेक्शंस के बाद? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में 3 सियासी कुव्वतें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी लीग और फौज। तो एस्टैब्लिशमेंट का रोल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जो सबसे जमहूरी, सबसे मकबूल, सबसे अवामी लीडर थे, उन्होंने तस्लीम किया था। जो इमरान खान साहब का लेटर है, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ, मैं समझता बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने क्या कहा है लेटर में? उन्होंने कहा है कि
मैं नहीं चाहता फौज और अवाम में खलीज पैदा हो या फौज और अवाम में तकरार हो। ये हमारी अपनी फौज है बकौल उनके, हम इस फौज के साथ हैं। अवाम को कहा इसका साथ दो, और साथ ये भी कहा कि इस फौज ने बड़ी कुर्बानियां की हैं। तो ये तो बड़े मुस्बत बात है, ये बड़ी खुशायद बात है कि वो तो आर्मी के रोल को सराह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता तसादम, तो मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। इसमें क्या मसला है? तो अगर वो वैसे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में सबने तस्लीम कर लिया है कि इस्लामाबाद का रास्ता बजरिया रावलपिंडी है, चाहे वो हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तलाफ हो। एक जमाना था जब मैं मुस्लिम का एडिटर था, मैं आपकी तरह नौजवान जर्नलिस्ट था, तो मैं मजाक से कहता था कि द रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू वॉशिंगटन। मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहब का भी मैंने मजाक से लिखा कि वो समझती हैं कि अमेरिका के सरी उस जमाने में था, अमेरिका का बड़ा असर था, अमेरिका का रोब था, उसको वाहिद सुपर पावर भी थी। अब जमाने चेंज हो गए, तो अब मेरे ख्याल में ये सब समझते हैं कि अगर हमने कुछ मामलात आगे लेके चलने हैं तो हमें जो इस्लामाबाद का 10 मील का रेडियस है जिसमें रावलपिंडी आता है, रावलपिंडी से भी हमें बना के रखनी पड़ेगी। तो अगर 804 और 4 नंबर गेट के फासले कम होते हैं तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए, सियासत के लिए बेहतर होगा। लेकिन मुशर्रफ साहब, फिर आपको रास्ता क्या नजर आ रहा है? क्योंकि हुकूमत तो शायद कह रही है कि हमने मुज़ाकराती कमेटी अब खत्म कर दी है और अब पीटीआई ने दोबारा राब्ता किया तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल जो कमेटी है वो गैर फाल हो चुकी है, तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात के जरिए कोई रास्ता निकलेगा या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होगी और खान साहब बराह रास्त करेंगे? देखिए जी, ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, जो मुलाकातें नजर आती हैं टेलीविजन पर, पार्लियामेंट हाउस में, ये तो नेट प्रैक्टिस होती है। नेट प्रैक्टिस होती है टेस्ट मैच से पहले, जिसमें जूनियर टीम बी टीम खेलती है, वो खिलाते हैं एक दूसरे को, वो जरा एक्सरसाइज करते हैं, इसको पंजाबी में कहते हैं खिडाना एक दूसरे को। तो वो तो नेट प्रैक्टिस हो रही है, उसमें तो वो टेस्ट मैच नहीं है। असल जो है गुफ्तगू वो तो मेरे ख्याल में पसे पर्दा होगी। अच्छा। और वो बैक चैनल के जरिए होगी। ठीक है, लेकिन इस वक्त हुकूमत के ऊपर जहाँ दीगर फैसलों पर तनकीद हो रही है मुशर्रफ साहब, वहाँ पर जो पीका कवानीन है उनकी मंजूरी के हवाले से भी बड़ी तनकीद हो रही है। आपकी नज़र में किस हद तक ज़रूरी था ये पीका का कानून और ये क्यों लाया गया? आपका तजर्बा क्या कहता है? पीका का कानून, इंटरनेट का क्लोजर, VPN, ये सारे हरबे, ये एक खौफ की अलामत है। ये खौफ है कि वो कोई, और खौफ की वजह क्या है? कैदी नंबर 804, सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है, या उसके बारे में है, या उसके हक में है, या उसके खिलाफ है। तो ये खौफ की बुनियाद पर ये चीजें हो रही हैं। इसके नतायज क्या होंगे? पाकिस्तान जो है ना, ये कोई पसमानदा अफ्रीकन या अरब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक जानदार जमहूरियत है जिसमें बड़ा डेमोक्रेटिक कल्चर है। हमारे नौजवान, खवातीन, मर्द, यूथ, ये बड़े एक्टिविस्ट हैं और हमारे बोलने वाले लोग हैं। और आप खुद देखें, पाकिस्तान एक पैदावार है जमहूरी अमल की। कायदे आज़म वॉज अ डेमोक्रेट, कायदे आज़म वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, और कायदे आज़म तो वो लीडर थे जिन्होंने भगत सिंह, जिसको ब्रिटिश कहते थे टेररिस्ट है, दहशतगर्द, उनके हकूक की बात भी की थी। हालांकि उसको महात्मा गांधी खामोश थे। तो हमारे तो DNA में है बोलना, बात करनी और रेजिस्ट करना। तो ये मेरे ख्याल में ये टेम्पररी फेज है। मैंने खुद जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर देखा है जब मैं एडिटर था मुस्लिम का। हालांकि वो तो मदर ऑफ ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स थी और मिलिट्री रिजीम बड़ी उस किस्म का दबदबे वाली। तो वो जब सच होता था, सच के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। नहीं हो सकते, ठीक है। 2016 में भी तो मुशर्रफ साहब ये पीका कवानीन सामने आए थे, वो मंजूर हुए, आपने देखा। अब तो चलें तनकीद हो रही है। आप समझते हैं कि माजी में भी जो माजी की हुकूमत थी उनकी तरफ से ये कानून लाना गलती थी? इसको आप सियासी गलती समझते हैं या समझते हैं कि उस वक्त ये दबाव में सारा कुछ किया गया? मेरे ख्याल में कि जो गलत काम जब भी हुआ हो, जिस दौर में भी हुआ हो, वो गलत होता है। उस वक्त लाना भी गलत था, फिर उसके ऊपर तरमीम भी की गई। बिल्कुल। और ये मैंने एक और चीज देखी है कि जो कवानीन लाए जाते हैं जिन हुकूमतों के, वो अल्टीमेटली वो उसके खुद विक्टिम बनते हैं, उसके खुद वो उनको नुकसान पहुंचता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ
कोई सबक नहीं सीखता। हम समझते हैं कि अगर मैं हुकूमत में हूं तो ये कुर्सी बड़ी मजबूत है और मैं ताहयात मैं या मेरी पार्टी हुकूमत में रहेंगे। ये नहीं पता कि हालात तब्दील होते देर नहीं लगती। मुझे आप ये जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा जो सेटअप है, एक इत्तेहादी हुकूमत है, इसको आप कितनी मजबूत हुकूमत समझ रहे हैं? एक जो तासुर हमेशा होता है कि हर हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं रोल होता है, मौजूदा सेटअप में एस्टेब्लिशमेंट का रोल आप किस हद तक देख रहे हैं? देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत पाकिस्तान में हुई है या होती है वो सियासतदानों की मर्जी से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी ख्वाहिश पर होती है। ठीक है। जब मियां साहब को निकाला गया 2017 में, सॉफ्ट कू था और उसमें जो उनके मुखालिफ थे बशमूल इमरान खान साहब, उन्होंने वेलकम किया जी, ठीक है निकालें जी। जब इमरान खान साहब को निकाला गया 2022 में, वो भी सॉफ्ट कू था, उसमें उनके जितने मुखालिफ थे बशमूल मियां साहब और लोग, उन्होंने वेलकम किया। तो ये हमारे एक रिवॉल्विंग डोर हो गया है। जो कुर्सी में है वो बड़ा मुतमिन है, जो कुर्सी से बाहर है वो कहता है जी मुझे कुर्सी पे बैठाओ, चाहे जिस तरीके से बैठाया जाए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रास्ते से आप आते हैं उसी रास्ते से आपका एग्जिट होगा। जो आपको लेके आए हैं वही आपको निकालेंगे। लेकिन मुशाहिद साहब, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं चीन के साथ, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम इशूज़ पर। हाल ही में सदर साहब ने दौरा भी किया है चीन का, उस दौरे को आप किस हद तक कामयाब समझते हैं? मैं समझता हूँ ये सदर साहब का दौरा बड़ा अच्छा रहा है। ठीक है। सदर ज़रदारी का एक तो बरवक्त दौरा है और जो उनकी मीटिंग हुई है सदर शी जिनपिंग साथ, वो बहुत अच्छी हुई है। उनको बड़ा पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। एक तो ज़रदारी साहब जब पहुंचे तो उनको वजीर ख़जाना ने रिसीव किया, फिर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, फिर मीटिंग में भी बड़ा अच्छा हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट आई, बैंक्वेट भी दिया। और जॉइंट स्टेटमेंट में बड़ी अहम बातें हैं। एक तो यह है कि चाइना और पाकिस्तान की मुकम्मल हम आहंगी है इलाकाई मसाइल पर, बाहमी मसाइल पर और दुनिया के मसाइल पर। यह बड़ी अहम बात है। दूसरा, चाइना ने कमिट किया है कि वो सीपैक को पाकिस्तान की पूरी हमायत के साथ आगे लेके चलेंगे और पाकिस्तान ने कमिट किया कि हम चीन के जो बुनियादी मफादात हैं, कोर इंटरेस्ट हैं, मुकम्मल तौर पर हर इशू पर हम चाइना के साथ हैं। और फिर उसके साथ साथ हमने ये भी कमिटमेंट दी जो चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिक्योरिटी के हवाले से और लाल फीते के हवाले से। जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी आया है कि बिजनेस रिलेशनशिप जो है उसको, बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस दौरे का ये रिजल्ट हुआ है कि जो कुछ गलतफहमियाँ थीं, जो कुछ इश्यूज आए थे, वो अब पीछे हो गए हैं एंड द रिलेशनशिप इज बैक ऑन ट्रैक उसी पुख्तगी के साथ। तो ये दौरा अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और इसका पस मंजर बड़ा अहम है। ये दौरा उस वक्त हुआ जब नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने बुलाया व्हाइट हाउस मुलाकात के लिए और नया अमेरिकन सदर आया। तो उसमें एक बेसिक मैसेज चला गया है अमेरिका को भी और दिल्ली को भी कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी का जो सतून है, जो महवर है, जो बुनियाद है, वो हमारा दरीना दोस्त और भाई चाइना। लेकिन मुशाहिद साहब, जो चाइना के सीपेक के हवाले से या जो सिक्योरिटी के हवाले से खदशात थे, आप समझते हैं कि वो दूर हो गए हैं? क्योंकि अभी भी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी लाना चाहते हैं अपने बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए। बुनियादी बात यह है कि वो मसाइल अभी हल नहीं हुए। हमने वादे किए हैं। मुझे सिर्फ ये तनकीद होती है हमारी हुकूमत के हवाले से, हमारे सिस्टम के हवाले से। हम कहते हैं कि इंशाल्लाह ये मसला हल करेंगे, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो पहुंचाएं, आपको कौन रोक रहा है कैफरे किरदार तक पहुंचाने से? इंशाल्लाह की बड़ी लंबी लिस्ट बन गई है कि इंशाल्लाह ये हल करेंगे। वो हल तो करें ना, ये मैन मेड इशू है। चाइना ने कोई ट्रूप्स की बात नहीं की। चाइना ने सिर्फ कहा कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, जो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। और इसलिए उनकी आपस में डिस्कशंस भी हुई हैं सिक्योरिटी के हवाले से। और मेरे ख्याल में इस विजिट के बाद कोई हल निकल आएगा ये सिक्योरिटी के मसले पर भी, जिसमें दोनों चीन भी मुतमिन होगा और पाकिस्तान भी मुतमिन होगा। ठीक है मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराई साहबा हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और PTI के जो बयानात हैं या जो चीज़ें ख़ास तौर पर इंतखाबात के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, इसी
इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा शिराई साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आसमा साहबा, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे पहले आपने देखा कि अब तो हुकूमत का एक बयान भी सामने आ चुका है कि शायद वो मुज़ाकराती कमेटी जो है वो अब गैर फाल हो चुकी है। अब पीटीआई बात करेगी मुज़ाकरात के हवाले से तो फिर उसको देखा जाएगा। आपकी नज़र में पीटीआई मुज़ाकरात से पीछे क्यों हटी? क्या उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते बहाल हो गए या आपको वजह क्या नज़र आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि एक इंगेजमेंट की पॉलिसी जो थी वो इख्तियार की गई थी और ये दोनों तरफ से एक टाइम बाय करने की कोशिश थी। यानी ये वाहिद मुज़ाकरात है जिनके शुरू होने से पहले ही बड़ी आसान सी एक पेशनगोई की जा रही थी या एक प्रेडिक्शन की जा रही थी कि ये मुज़ाकरात जो है ये बेनतीजा होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक अमल जो है वो शुरू हुआ था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको इस बात के ऊपर रंज था कि ये हुकूमत जो है इसके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि खुद बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने स्पीकर साहब से इस्तदा की कि आप इसके ऊपर कमेटी जो है वो फॉर्म करें। इसी तरह से हुकूमत ये समझती थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर एतमाद करना नामुमकिन है, लेकिन फिर आपने देखा कि हुकूमत ने भी अपनी जो नाम थे और हुकूमती इत्तेहाद के लोगों को उसमें शामिल किया। तो ऐसे लगता है कि किसी मजबूरी के आलम के अंदर दोनों बैठ गए और एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो है वो शुरू हो गई। सवाल सिर्फ ये था कि पहले दिन से जो सवाल रहा वो ये था कि इख्तियारात क्या होंगे। इमरान खान साहब अपना मैंडेट जो है वो कमेटी को देंगे या नहीं देंगे, और हुकूमत के पास इस्टेब्लिशमेंट का जो मैंडेट है वो किस हद तक होगा, क्योंकि 9 मई से आगे मामलात को बढ़ना नहीं था। 9 मई हुकूमत के हाथ में नहीं था। तो ये वो चीजें थी जो कि ये साबित करी थी कि ये मुज़ाकरात जो है ये बेनतीजा होंगे, और ऐसा ही हुआ। जिस अचानक के माहौल में यानी ऑल ऑफ सडन हमने देखा कि ख्वाहिश का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ, उसी तरह अचानक इमरान खान साहब ने जो है वो इसको ख़त्म कर दिया। तो ये एक फ़र्द वाहिद की बुनियाद के ऊपर या उसकी इमा के ऊपर शुरू किए गए मुज़ाकरात जो थे वो फ़र्द वाहिद के इनकार के साथ ही जो है वो ख़त्म भी हो गए। लेकिन आपने देखा कि हाल ही में कुछ रहनुमा असद कैसर साहब जैसे हो गए, उन्होंने बयानात दिए और उन्होंने कहा कि जो असल ताकतवर हल्के हैं उनको इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। अब खुतूत भी लिखे जा रहे हैं। आप समझती हैं कि वहाँ से कोई हल निकल आएगा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात बन पाएगी, या आपको लगता है कि नहीं हुकूमत के साथ ही अगर इनकी बातचीत चलती रहती तो शायद किसी नतीजे पर पहुंचते? देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ताकत का मरकज तो बहरहाल इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही है, और पार्टी जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसे कहना चाहिए महाजराई है वो भी इस्टेब्लिशमेंट है। यानी दो फरीक हैं जिनके बीच में हुकूमत नाम की चीज भी आती है या हुकूमती लोग भी आते हैं या सियासी लोग भी आते हैं। इमरान खान साहब जो है वो सियासी लोगों से बातचीत करना नहीं चाहते। हुकूमत के पास एक महदूद सूरत में जो है वो इख्तियारात मौजूद हैं, लामहदूद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल लोगों के साथ बात नहीं करें। इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल एक हिस्सा जरूर है, डोमिनेंट भी है, पावरफुल भी है, लेकिन ये हुकूमत भी इस वक्त इसके पास भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस बात का हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर वो चाहते तो सिस्टम को एक्सपोज कर सकते थे कि हुकूमत के पास जो है उसके इख्तियार में नहीं है। उन्होंने बहुत जल्दी की। उनकी जल्दबाजी की जो वजह है वो समझ में नहीं आती। या तो फिर ये है कि अब पछतावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में कि वो जो गुफ्तगू थी उसको किसी ना किसी सूरत जो है वो जारी रहना चाहिए था, किसी न किसी नहज बैठ सकती, और सियासी लोग बहुत बेइख्तियार भी हों तो भी एक रास्ता निकाल सकते होते हैं, और अगर रास्ता कोई और नहीं निकलता तो कम से कम एक जो सीबीएम्स के तौर पर चीजें थी वही हो सकती थी। एक रोज की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू थी, कम्युनिकेशन ओपन हुई थी, एक दूसरे के साथ बातचीत का मामला था। तो इमरान खान साहब ने, जो कि अब कमेटी कहती है कि उनके साथ मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग ना हुई इस वजह से खत्म किया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात इस बात की वजह से जो है मुज़ाकरात को खत्म नहीं किया। उन्होंने हामिद रजा साहब के घर के छापे को वजह बनाया और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इन मुज़ाकरात को जो है वो खत्म किया, जबकि हुकूमत जो है वो कहीं पहले ही उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हुई थी जिसके अंदर वो कह चुकी थी कि हम कमीशन नहीं बना सकते। तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा बेहतरीन मौका होता कि उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है और हम ये समझते थे कि उनके हाथ में कुछ नहीं तो हम इसको खत्म करते हैं, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद मुज़ाकराती अमल जो है उसको जारी रखा।
बावजूद इसके कि हुकूमत ना कर चुकी हुई थी, और फिर अचानक जब उनको ख़त्म किया तो इसने वो 6 मई की जो पिछले यानी 2022 को जो 6 मई को मामला तय हो रहे थे इलेक्शंस के हवाले से 23 को, वो याद ताज़ा कर दी कि जब सब कुछ चीज़ें जो थी वो तय हो रही थी और अनाउंसमेंट बाकी थी, तो इमरान खान साहब ने अपना वीटो पावर जो है वो इस्तेमाल किया और ये कहा कि हम असेंबलियां फौरन बर्खास्त करना चाहते हैं, बजट का इंतजार नहीं करेंगे। और फिर आपने देखा कि 3 दिन के बाद जो है 9 मई हो गया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत चीज़ें जो है मिसकैलकुलेट हुई हैं, या तो जानबूझ के हुई हैं, या फिर ये है कि अनजाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने पॉलिटिकल कार्ड्स जो है बेहतरीन तरीके से नहीं खेल पा रहे। लेकिन चलें, अब जो आर्मी चीफ साहब को खतूत लिखे जा रहे हैं, आप समझती हैं इस हवाले से मुख्तलिफ जो तासुरात हैं वो तो सामने आ रहे हैं कि शायद खान साहब जो हैं अब इस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही इन तमाम मामलात का हल चाहते हैं या रास्ता चाहते हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोशिश की है कि वो डायरेक्ट इंगेजमेंट करें, और उसकी बड़ी वजह शायद उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी उनका मिसट्रस्ट है जो कि बड़ा है। उनकी अहलिया अब जेल में है, जिनका एक राब्ता खुला था अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर वो रिलाय करते रहे हैं, और पिछली जो बातचीत थी वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए से ही हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि उनको वहां से जवाब मुनासिब नहीं मिला, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हौसला अफजा उनका जो जवाब था वो नहीं मिला था, जब भी उन्होंने डायरेक्ट राब्ता जो है वो कायम करने की कोशिश की। यूँ समझिए कि उन्होंने पानी में पत्थर फेंका कि शायद कोई उसका इर्तियाश पैदा होगा, लेकिन वहां से जो जवाब आया वो उससे ज्यादा मायूस कुन था जो इससे पहले था। तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या के सरबराह या इमरान खान साहब को ये अचानक मूव करने की, ये या एक लेटर लिखने की या पब्लिक गैलरीज के अंदर उसको पब्लिक करने की क्या ज़रूरत थी। वो चाहते तो खामोशी से भी ये पैगामात जा सकते थे, वो जा रहे थे। उन्होंने जो लबो लहजा सहाफ़ियों के सामने इस्तेमाल किया वो मुख्तलिफ था, जो ट्विटर के ऊपर किया वो मुख्तलिफ था, और उन्होंने उसके अंदर जो बातचीत की उसमें 26 नवंबर का जिक्र नहीं किया, उन्होंने फौज के आईनी किरदार का जिक्र नहीं किया, बल्कि जो उसकी पंच लाइन थी वो ये थी कि आप अपनी पॉलिसीज के हवाले से जो है उसमें तब्दीली की इस्तदा उन्होंने की या उसको तब्दील करने के लिए बात की। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वो ऐसी लाइन थी जो कि उन्होंने जितना भी एक खत का मजमून बांधा था, उस बांधने के आखिर में जो अल आरिज का नाम आया वो मेरा ख्याल है कि वो उसके हवाले से उनको था कि शायद कोई बातचीत शुरू हो सकेगी, लेकिन उसका जवाब उनको ना में मिला, और ये एक बहुत कामयाब मूव उनकी तरफ से नहीं हुई। नहीं, आप समझती हैं कि खुद पीटीआई के अंदर इन इश्यूज पर डिवीजन है कि बात किससे करनी चाहिए? कुछ लोग ये कहते हैं कि हुकूमत के साथ बात करें, सियासी जमातों के साथ बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। तो आप समझती हैं कि डिवीजन मौजूद है पीटीआई के अंदर? बहुत ज्यादा डिवीजन है, और जो हमारे इत्तलात है वो ये है कि जो चैनल गंडापुर साहब के जरिए से खुला था वो चैनल अब बंद हो चुका है जी। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि गंडापुर साहब भी पीछे हटे हैं, और उनके पीछे हटने की वजह यह है कि उनकी पार्टी उनके ऊपर एतबार नहीं कर रही है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है। वो जो उन्होंने जिस तरह से कोशिश की या जो अपने राब्ते रखे, मतलब मसलन ये कि इमरान खान साहब को मोहसिन नकवी, एक तरफ तो वो ये चाहते थे कि वो बात करें और उनको एक ब्रिज का किरदार जो है वो दिया गया, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब के साथ गले मिलने के ऊपर भी एतराज था। तो अगर आप इस तरह की इन्वायरमेंट रखेंगे तो फिर जाहिर है कि जिस शख्स के साथ आपने उसके साथ तय किया है कि वो एक कम्युनिकेशन का एक रास्ता बनेगा या ब्रिज का किरदार अदा करेगा, उसके पास भी फिर किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं रहता। तो मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो टास्क दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, वो टास्क जो था वो पूरा नहीं हुआ, और उसमें पूरा ना करने की वजूहात जो है उनकी अपनी पार्टी की और उनकी पार्टी के अंदर डिवीजन की, और इमरान खान साहब का जो है वो मिसट्रस्ट होने की है। अभी उन्होंने जुनैद अकबर साहब को जैसे दी, और बिल्कुल वो भी बुला के उन्होंने उनको बना दिया सदर सूबे का, उनके जिम्मे ये भी ड्यूटी लगा दी कि वो एहतजाज भी करवा देंगे, वो सब कुछ कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर इतनी बड़ी तकसीम है, इतनी बड़ी दरारें हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मजमूई सियासत है
वो उसके अंदर वो नजर नहीं आ रही सियासत। और पहले भी हम देखते हैं कि उनके यहाँ सियासत का फुकदान हमेशा से रहा है। एक इमरान खान साहब फैसले करते हैं और वही फैसला साजी करते हैं। इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। उनका जो एक नीचे पूरा सिस्टम जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होता है, वो के सारी पॉलिटिकल पार्टीज में बिल्कुल ये नहीं है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक जो है वो एक ट्रांसफर ऑफ पावर आपको नजर आती है। मगर यहाँ पे कंसंट्रेशन है पावर की एक जात में, एक शख्स में और एक फर्द वाहिद में, जिसकी वजह से वो चूंकि वो जेल में है तो वो अपने फैसले जो हैं वो इस तरह के ले रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में भी बहुत ज्यादा है, जहां पे वो सबसे पॉपुलर जमात है। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दीगर इशूज हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। इंतखाबात जो हैं उनको तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत के दावे आपके सामने हैं कि उन्होंने 1 साल में क्या कुछ हासिल वो कर सके हैं। आपको लगता है कि वाकई इत्तेहादी हुकूमत जो नतायज हासिल करना चाहती थी वो हासिल करने में कामयाब हुई है? मेरा ख्याल है कि अगर वो हासिल नहीं कर सकी तो उसके उस तरफ बड़ी ज़रूर है। हमें इस बात के ऊपर एतराज़ है कि 26वीं तरमीम जो है वो एक आइडियल तरमीम बिल्कुल नहीं है। उससे जुडिशरी को की जो आज़ादाना हैसियत जो है उसको कंट्रोल किया गया है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे पीका लॉज है तो मीडिया को भी कंट्रोल किया गया। एक रिवर्स उस प्रोजेक्ट का रिवर्सल हमें जो है वो नजर आता है, लेकिन उस रिवर्सल को कामयाब करने के लिए जो एक पॉलिटिकल विल थी पीछे चाहिए थी, वो विल हमें नजर नहीं आती। हमें इस सियासी हुकूमत की तरफ से जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो नजर नहीं आता। हमें लगता है कि पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वो सियासी लोगों के हाथ में उतनी नहीं है जितनी के होनी चाहिए थी। हमें लगता है कि जो पार्लिमान है वो भी उस कदर बाइख्तियार नहीं है, एग्जीक्यूटिव भी अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। यूं समझिए कि एक हाइब्रिड प्लस है और उसके अंदर जा रहे हैं। इसको सियासी इत्तेहादी जमातें एक नजरे ज़रूरत करार देती हैं, लेकिन देखा जाए तो जमहूरियत जो है वो उसको मजबूत करने के लिए इस प्रोसेस को किस तरह से कामयाब करना है, अब ये सियासी जमातों को इस पे काम करना पड़ेगा और वो काम नहीं कर पा रही है। लेकिन अब जो हुकूमत के दीगर फैसले हैं उन पर तो तनकीद हो रही है, लेकिन खुद जो खास तौर पर जो पीका कवानीन हैं उसके हवाले से भी कई सवालात उठ रहे हैं। आपकी नज़र में पीका कवानीन की जद में सिर्फ सहाफ़ी आएंगे या आप समझती हैं कि इस कानून की जद में आम शहरी भी आएंगे? बतौर सीनियर सहाफ़ी आपकी नज़र में पीका कवानीन जो है वो किस हद तक खतरनाक है? मेरा ख्याल है कि वो बहुत खतरनाक है। उसके अंदर तो हर शख्स है, उसके अंदर तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी अब जो है वो सिक्योर नहीं है। उसमें तो आप समझिए कि एडमिन की सूरत में या किसी भी ग्रुप के फर्द की सूरत में हर एक पे एक नज़र है जो कि रखी जाएगी। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलेशन ज़रूरी थी, ज़रूरी है, लेकिन वो एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए से आनी चाहिए थी। वो एक पूरे कंसल्टेशन के प्रोसेस के और स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद आनी चाहिए थी। इस तरह की जो रेगुलेशन है उससे शकूक शुबहात भी बढ़े हैं और उसने इसको जो है वो दागदार भी किया है इस पूरे प्रोसेस को। तो बिल्कुल रेगुलेशन की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जिस तरह आज़ादी का सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है, जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिस तरह से फेक न्यूज़ का बाजार गर्म किया गया है, जिस तरह से यूट्यूबर्स बने हैं, तो कहीं ना कहीं तो ज़रूरत थी इसकी। लेकिन जो तरीका इख्तियार किया गया है उसके ऊपर बहुत एतराज़ात हैं और बहुत से सवालात हैं। लेकिन अगर आप देखें तो बाज़ जो जर्नलिस्ट हैं या इवन कुछ सीनियर जो लोग हैं वो इस बिल की बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि ये बिल ज़रूरी था और इंतहाई ज़रूरी इस वक्त भी है और इसको होना चाहिए। और यही वजह है कि जब हमने देखा कि जब आपने इस बिल की मुखालफत की तो आपके खिलाफ भी एक कैंपेन शुरू हुई। आप वाकई समझती हैं कि उनका मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि नहीं ये बिल होना चाहिए? देखिए, ये जो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम खुद विक्टिम रहे हैं इस पूरे फेक न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन का, खास करके ख़वातीन और ख़ास करके मुझे तो बहुत निशाना बनाया जाता रहा। मुझे तो तालियां बजानी चाहिए थी इस तरह के कानून के ऊपर, लेकिन हम तालियां कोई एक शख्स अपनी ज़ात को सामने रख के कोई ना कानून बना सकता है ना कोई उसको अप्रिशिएट कर सकता है।
अगर वो मुझे आज सूट करता है तो कल वो मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, और हम उसको देख के इस कानून के खिलाफ हैं कि ये कानून पर्सन स्पेसिफिक या पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। ये कल को हर शख्स की आज़ादी जो है उसको सल्ब करेगा। ये कल हमने तो पहले भी गद्दारी, मैंने तो गद्दारी का मुकदमा भी जो है वो भुगता है, हम पे तौहीन मजहब के भी इल्जामात लगे हैं और हुकूमत की तरफ से लगे, जो पिछली हुकूमत थी उसकी जानिब से लगे। तो अब ये हुकूमतें और इस तरह के जो तमाम इदारे हैं वो कोई इसलिए इस्तेमाल थोड़ी करेंगे कि वो आज़ादी राय को यकीनी बनाना चाहते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि कोई उनके ऊपर तनकीद ना कर सके, वो मुकद्दस गाय को टच ना कर सके और उसको बहाना बना के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम इस तरह की कानून साजी के खिलाफ हैं कि जिसकी इंटेंशन ये हो कि आपने जो है आज़ादियों को सल्ब करना है। आपने हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाएंगे। आपने दो पार्टियों की बजाय तीसरी पार्टी को इख्तियार दे दिया। मेरा और आपकी लड़ाई है, गली में चलने वाला कोई चला जाएगा पीका के तहत। फिर जो एक वेग सी डेफिनेशन दे दी है, तो मैं चाहती हूँ कि रेगुलेशन हो, और शायद इसी को बुनियाद बना के हम तो देखें हर हुकूमत के गलत इकदामात के खिलाफ रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने बनाया, पीका करने की कोशिश की, उनके भी खिलाफ बोले, उनकी पॉलिसीज पे भी हमने एतराज किया। आज की हुकूमत भी अगर कोई गलत करती है तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। हम उसूलों के ऊपर जो है वो सहाफत करना चाहते हैं और करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज मुझे आज सूट करती है वो कल भी मुझे सूट करेगी। ये जमानों से और पार्टियों से बालातर होके फैसले जो है वो करने चाहिए, जिससे मुआशरा मजबूत हो, मुआशरा कमजोर ना हो। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आसमा शिराजी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दीगर इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, मुख्तलिफ जो चीज़ें ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या फिर जो इस वक्त हुकूमत ख़ास तौर पर जो पीका कवानीन के हवाले से चीज़ें सामने लाई है, उस पर भी कई तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत का एक मौक़िफ़ जो मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से पहले था, अब हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि शायद वो मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तहलील कर रहे हैं। तो अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा? राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। अब सबसे ये बताइएगा कि हमने देखा कि पहले पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, वो इंतज़ार करती रही कि बातचीत जो है वो हुकूमत शुरू करे, आप लोगों ने मुज़ाकरात जो है वो शुरू किए। आपकी नज़र में पीटीआई मुज़ाकरात से पीछे क्यों हटी? कोई बैकडोर राब्तों का नतीजा था, कहीं और से कोई ग्रीन सिग्नल मिलने का ये नतीजा है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात नहीं एनआरओ चाहती थी, और अल कादिर ट्रस्ट केस की जो है वो सज़ा आनी थी, और उनका ख्याल ये था कि ये मुज़ाकरात में शायद वो उनको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि उनको सज़ा ना हो। लेकिन जब उनको सज़ा हो गई तो उन्होंने ये भी नहीं बेहतर समझा कि वो जो तहरीरी तौर पे जवाब जो हुकूमत ने लिख के उनको देना था उसका वो इंतज़ार करते, और उन्होंने अपनी डेडलाइन को और मज़ीद कम करके फिर वो मुज़ाकरात से उठ गए। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं और वहाँ हमारे दरवाजे खुले हैं। तो हुकूमत की तरफ से तो बारहा रास्ता दिखाया गया कि मुज़ाकरात जो है वो किए जाएं, लेकिन इस जमात ने इस कॉल को और तक़वियत दी कि आप बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे ना भेजें। और फिर जो अकबर साहब हैं उन्होंने कहा कि हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे। बहरहाल आपने यौम स्याह देख लिया, पूरे पाकिस्तान में किसी को फुर्सत नहीं मिली कि वो यौम स्याह का हिस्सा बने, सब अपने जो है वो मामलात में मसरूफ़ थे, और स्वाबी में भी एक थका हुआ जलसा आपको नज़र आया। तो ये दिखाता है कि पूरी कौम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है पीटीआई की एहतजाजी कॉल को। प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने जिक्र किया, ऐसे ही स्पीकर साहब का बयान भी आ रहा था सामने कि आप तो हमारी कमेटी मौजूद है और जब भी पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहे, लेकिन जो इरफान सिद्दीकी साहब का बयान है वो तो कह रहे हैं कि वो कमेटी डिसफंक्शनल हो चुकी है, अब अगर पीटीआई ने राब्ता किया तो फिर बाद में देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल वो कमेटी तो जो है वो एक मकसद के लिए बनी थी और 31 जनवरी तक उसने इंतज़ार किया। मैं तो उसके बाद की आपको बात बता रहा हूँ। ये ऑफर दी गई कि आप हाउस में कमेटी बना लेते हैं तो इन मामलों को वहाँ ले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमें मुस्बत जवाब नहीं मिला। तो अगर जवाब नहीं आया या जो है वो मुस्बत जवाब नहीं आया
तो वो पीटीआई की तरफ से नहीं आया। तो आप समझते हैं कमेटी खत्म हो चुकी है? जी, कमेटी तो खत्म हो गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जहां ऑफर की कि आप हाउस में कमेटी बना दें, वो तो मेरे ख्याल से ऐसा तो कभी भी किया जा सकता है। अगर जो है मुज़ाकरात करने हैं तो पार्लियामेंट जो है वो बेस्ट फोरम है मुज़ाकरात के लिए। हाँ, मतलब अब जो है, मतलब अब पीटीआई के पास ये ऑप्शन है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील अगर हुकूमत देती है तो उसका हिस्सा बने और वहीं पर बात हो। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा, लेकिन सर, लेकिन अब कुछ चीज़ें ये भी तो है ना कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया है कि गवर्नर पंजाब जो है वो तो पूरे इलेक्शन पर सवालात उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि पूरे का पूरा जो इस वक्त निज़ाम है हुकूमत का वो फॉर्म 47 पर खड़ा है। पंजाब के अंदर जो बिलावल साहब हैं उनसे अताउल्लाह तारड़ साहब जीते नहीं है, वो भी फॉर्म 47 पर जीते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी और गवर्नर जो है जिनके पास एक आईनी ओहदा है वो पूरे के पूरे इलेक्शन पर सर सवालात उठा रहे हैं। तो पीटीआई से इख्तिलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात तो चले अपनी जगह, लेकिन ये तो पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आ रहा है कि पूरा निज़ाम फॉर्म 47 पे खड़ा है। नहीं, देखिए, बात यह है कि अगर फॉर्म 47 पे निज़ाम खड़ा है तो उसको ट्रिब्यूनल्स और अदालतों ने जो है उसके ऊपर मोहर लगानी है, वहाँ से लगवा लें। दूसरा, गवर्नर साहब जो हैं उनको पंजाब का जो पीपल्स पार्टी का चैप्टर है उसकी एक बार बार शिकायत आती है कि उनको पंजाब के अंदर ज़्यादा रोल चाहिए, जो कि नहीं उनको दिया जा रहा क्योंकि उनका पार्लियामेंट के अंदर उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो हर थोड़े अरसे बाद गवर्नर साहब निकालते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनको कोई मसला है किसी जो है हल्के से, तो वहाँ फिर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता बिलावल साहब ने अपनी दरख्वास्त जमा कराई है या नहीं कराई, या वो कोई लीगल चीज़ों को परसू कर रहे हैं। तो अगर वहाँ वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर वहाँ नहीं कर रहे तो फिर उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपनी उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो अब कंटिन्यू कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इरादा रखते हैं कि वो अपोजिशन लीडर साहब के साथ मुशावरत शुरू करेंगे, और कब से या कब तक जो है आप समझते हैं कि हुकूमत इस पर मुशावरत शुरू कर देगी? देखिए, अपोजिशन तो हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहती, और अपोजिशन तो वॉकआउट कर गई है जी। और अपोजिशन तो नारे लगा रही है कि आप मुल्क में वापस पैसे ना भेजें और हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे। तो हमें कोई जल्दी नहीं है अपोजिशन के साथ राब्ता करके नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर। अपोजिशन अगर मुल्क मुखालिफ बयानिए अपने ख़त्म करती है तो हम इस मामले को फौरी तौर पे हल करने के लिए तैयार हैं, और अगर वो हाउस की कमेटी में आती है तो इस एजेंडे पे फौरन जो है कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जहां अपोजिशन का इतना नेगेटिव रोल हो और मुल्की मफादात के खिलाफ रोल हो, तो वहाँ हम कोई भागे नहीं जा रहे। आप 26वीं आईनी तरमीम के तहत द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन कंटिन्यू जब तक नया नहीं अपॉइंट होता। तो जहाँ अपोजिशन के तेवर में गलत हैं वहाँ लेकिन सर ये भी बताइएगा राना साहब, एक नाम जो है वो काजी फायद ईसा साहब का भी सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा। आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या नाम देने जा रही है काजी फायद ईसा साहब का? मैं इसकी तरदीद करूंगा, कोई ऐसी जो है वो मामलात नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है। राना साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, राना एहसान अफजल साहब की सुनी। अब जो मुख्तलिफ चीज़ें थी उन्होंने एक तो ये वाज़ेह कर दिया कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो अब ख़त्म हो चुकी है। पीटीआई अगर मुज़ाकरात चाहती है तो अब वो मुज़ाकरात और बातचीत सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत ही आगे बढ़ सकती है बातचीत। अब ख़ास तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मामला है उस पर भी उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हुकूमत जल्दी में नहीं है कि वो अपोजिशन से इस मामले पर कोई इस वक्त ये मामला उठाए या मामले को आगे बढ़ाए। अब पीटीआई ने अगर समझा और वो बातचीत करना चाहते हैं तो फिर उस पार्लियामेंट्री कमेटी में आए और उसके बाद ही इस मामले को भी उठाया जा सकता है। तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत कंटिन्यू करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।